गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज फिर हमारे इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वॉइस। इससे पहले हम टेंस पढ़ रहे थे तो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट आई टेंस समाप्त होने के बाद हम अब वॉइस को कंप्लीट कराएं। तो आज हमने अपना टॉपिक जो लिया है वो है वॉइस, ठीक है। और टेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़े या पढ़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप पढ़ लेना, वहाँ से आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो आज का टॉपिक वॉइस है। सबसे पहले हम वॉइस के बारे में जानेंगे क्या होता है। बिल्कुल जो भी आप जानते हो अच्छी बात है, उसे रिकॉल करिएगा, लेकिन कुछ समय के लिए भूल जाइए कि आप कुछ भी जानते हो। जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से समझने का प्रयास करें। वॉइस बहुत अच्छी तरह से समझाना की कोशिश करेंगे और आप भी समझने का प्रयास करें। वॉइस की बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ लोग कहते हैं कि सीधे आते हैं, सब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, वर्ब की इधर फॉर्म बताना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम वॉइस को समझने का प्रयास करेंगे कि वॉइस होता क्या है। तो पहले हम ये किताबी एक डेफिनेशन है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। हो सकता है ये आपके दिमाग के ऊपर से उतर जाए या समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उतर जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। फिर हम अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, वो समझने का प्रयास करेंगे। वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस की बात करें, इसकी डेफिनेशन है, देख लेंगे। ए वर्ब व्हेन इट्स फॉर्म, एक क्रिया और जब इसकी अवस्था, शोज दैट, ये दिखाती है, ये प्रदर्शित करती है कि सम पर्सन और थिंग, कोई व्यक्ति या वस्तु। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति हो गया या कोई वस्तु होगी। और थिंग डिनोटेड बाई सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की तरह प्रदर्शित किया गया है, या शब्द डज समथिंग, कुछ कार्य करता है, इज एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। कोई क्रिया है, उसकी फॉर्म ये दर्शाती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रदर्शित है कुछ कार्य कर रहा है। दूसरा है वर्ब व्हेन इट्स फॉर्म, जब एक क्रिया और इसकी अवस्थाएं सोच में दिखाती हैं समथिंग इज डन, कि कुछ कार्य किया गया है, कुछ कार्य किया, समथिंग इज डन, कुछ भी किया गया टू द पर्सन और थिंग, व्यक्ति और वस्तु के द्वारा। ये दिखाती है, क्रिया की ये फॉर्म ये दिखाती है कि कुछ कार्य किया गया है। डिनोट बाई सब्जेक्ट इज इन द पैसिव वॉइस, ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपनी तरीके से किस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। फिर हमारी तरफ से सबसे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस 1 मिनट का आप थोड़ा इंतजार करें। गोपाल किताब बेचता है, ठीक है। एक सेंटेंस है, गोपाल किताब बेचता है। अब देखिएगा ये सेंटेंस है, इसमें कौन बेचता है, कौन लगाने से हमें क्या पता चलता है, सब्जेक्ट, ठीक है। कौन बेचता है या किसने, तो कौन बेचता है, गोपाल। इसमें काम क्या हो रहा है, बेचने का, और कर कौन रहा है, गोपाल। और क्या बेच रहा है, क्या लगाने से हमें क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या बेच रहा है, किताब। इसमें मुख्य कौन है, जो भी क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी किसके अनुसार आएगी, गोपाल के अनुसार, ठीक है। अच्छा, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जो काम करता है वो कौन कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। इसे हम क्या कहते हैं बाल को, सब्जेक्ट या डूअर, या डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला। तो जिन सेंटेंसों में जो काम हो रहा है वो करने वाला सबसे मुख्य होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो वाक्य सारे एक्टिव वॉइस में कहलाते हैं। एक और देंगे वाक्य, फिर समझ में आएगा। किताबें बेची जाती हैं, या यहां किताबें बेची जाती हैं। कई जगह आपने दुकानों पे लिखा देखा होगा, यहाँ किताबें बेची जाती हैं, यहाँ ये काम किया जाता है, यहाँ मिठाई बेची जाती है, लिखा देखा होगा। ये देखा, गोपाल मिठाई बेचता है, श्याम किताबें बेचता है, यहाँ ऐसा देखा। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पैसिव में होते हैं। यहाँ किताबें बेची जाती, गोपाल किताब बेचता है, गोपाल किताब बेचता, कौन बेचता है, गोपाल। सबसे मुख्य, सबसे पहले कौन है, डूअर, सब्जेक्ट। तो जिन वाक्यों में सब्जेक्ट मुख्य होता है वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस।
अब गोपाल क्या करता है? बेचता है। ये वर्ब हो गई। ये एक सेंटेंस कैसे बनेगा? गोपाल और बेचना ही क्या होती है? सेल। एस या एस लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर है। और क्या? दी बुक्स। ये सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंस बनेगा। देखिएगा क्या होगा ये। अगर इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, समझने का प्रयास करें, इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? गोपाल सेल द बुक्स। ठीक है, ये होगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक, क्या बेचता है? किताब बेचता है। ये ऑब्जेक्ट है। इस बात में क्या है? किताबें बेची जाती हैं। किताबें बेची जाती हैं। किताबें बेची जाती हैं। क्या बेची जाती हैं? किताब। बेचने वाला कौन है? इसमें काम बेचने का हो रहा है, लेकिन बेचने वाला कौन है? कोई उसका इंपॉर्टेंस है? अगर जिसका भी नाम, यहाँ किताबें बेची जाती हैं, यहाँ मोहन किताब बेचता है, यहाँ सोहन किताब बेचता है, तो कौन सा होता? कि मोहन और सोहन सबसे पहले आ गए। किताबें बेची जाती हैं। कौन बेची जाती है? किताबें। भाई बेचने वाले का नाम है इसमें, यानी सब्जेक्ट है इसमें। कौन बेचता है? कुछ पता नहीं है। कोई भी जो दुकान पे बैठ जाता है किताबें बेचता है, लेकिन बिकती क्या है? किताबें। ऑब्जेक्ट क्या है? किताबें। यानी कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि काम कौन कर रहा है, इसमें ये जरूरी है कि काम क्या हो रहा है। जो काम जरूरी है वो हो रहा है, वही इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से वर्ब आएगी, उसी के हिसाब से आगे का सेंटेंस बनेगा। यानी कि किताबें बेची जाती हैं। ये कैसा सेंटेंस है? ये पैसिव का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पैसिव का सेंटेंस है। एक आध सेंटेंस और लिखवाता हूं मैं आपको, फिर आपको ढंग से समझ में आएगा। अकबर ने हेमू को हराया। किसने हराया? अकबर ने। हराने वाला कौन था? अकबर। काम करने वाला कौन है? अकबर। डूअर कौन है? अकबर। क्या किया? हराया, वर्ब। किसको हराया? हेमू को। हारने वाला कौन है? हेमू। ठीक है, कैसा सेंटेंस है? कैसा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस में। अगर हम कहें हेमू हराया गया, हराया गया, या हेमू हारा। कौन हारा? हेमू। कौन हारा? हेमू। किसने हराया? पता नहीं। या हेमू को अकबर ने हराया। तो किसकी बात? यहां हम अकबर की जीत की बात कर रहे हैं, यहां हम हेमू की हार की बात कर रहे हैं। अकबर ने हराया, उसकी महानता नहीं। हेमू हारा, कुछ वजह से हार गया, कोई दिक्कतें थी उनकी, हारे। उनके विषय में पूरी चर्चा होगी, हार के विषय में। हराया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हारा, कौन हारा? हेमू हारा। ठीक है, तो जो कार्य किया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसिव वॉइस में। करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं। जिन वाक्यों में जो आदमी करता है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्टिव वॉइस। और इसमें जो काम किया जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसकी ज्यादा बात होती है, वो महत्वपूर्ण होता है, वो होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी, अगर हम डेफिनेशन बनाएं अपने अनुसार अगर हम डेफिनेशन अगर इसकी बात करें तो इसमें सब्जेक्ट, कौन? सब्जेक्ट। या इसे हम क्या कहते हैं बाल को? डूअर। सब्जेक्ट या डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। काम क्या हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस क्या होता है? तो जो काम किया जाता है, करता कौन है ये जरूरी नहीं, वो काम हुआ क्या वहां पर, तो हम इसे लिख सकते हैं वर्क डन। वर्क डन यानी कि जो काम हुआ, जो काम हुआ, वो किया किसने ये जरूरी नहीं, लेकिन जो काम हुआ उसे हम सबसे पहले लाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर
या सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट, यानी कि जो काम हुआ, मैंने खाना बनाया, एक्टिव वॉइस मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैंने खाना बनाया, किसने नमक कम डाला या खाना अच्छा बना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। खाना बनाया गया, किसने बनाया, खाना तो बन गया, लेकिन बनाया किसने, कुछ पता है, कुछ पता नहीं है, खाना बन गया। तो खाना बन गया भी खाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन था, खाना। और मैंने खाना बनाया, इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, मैंने बनाया, सारे क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन खाना बन गया, खाना बन गया, काम पूरा हो गया, खाना है जिसे खाओ नहीं खाओ, यानी कि काम निष्कर्ष मेरे करने का काम क्या था, खाना, ठीक है। और जो खाना था वो बनके तैयार हो गया, यानी कि जो आउटपुट था वो हो गया। तो उस आउटपुट के विषय में जब बात होगी तो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। इस प्रकार ये हुई पैसिव की डेफिनेशन, पैसिव की डेफिनेशन, जिसमें काम किया हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे मैंने खेत जोता, मैंने खेत जोता, मेरी मर्जी थी मैंने जोता, खेत जुतवाया गया या मुझसे खेत जुतवाया गया, यानी खेत बोने के लिए तैयार था और मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझसे जुतवाया गया। इसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, खेत इंपॉर्टेंट है कि वो उसे जुतवाना जाना जरूरी था और मुझसे जुतवाया गया, मैंने जोता नहीं, ठीक है। तो इसमें काम तो करता ही करता है, लेकिन जो काम है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसे बाद में कर दिया जाता है कि हाँ आपसे करवाया गया, ठीक है, या खेत जुतवाया गया, जिससे भी जुतवाया गया हो जुत गया, या तुमसे जुतवाया गया, यानी खेत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तुम्हें कम दी गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो सारा कुछ खेल समझ में आएगा। अब इसे हम पढ़ते क्यों हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक तो शुरू से लेकर लास्ट तक की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट करने के लिए आता ही आता है, तो वो हमें जरूरी है। दूसरा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे वो पैसिव में ही ट्रांसलेट हों तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं। जैसे मैंने समझाया, मैंने तुम्हें समझाया, ठीक, मुझे समझाया, उसने मुझे समझाया। अब मैंने किसे समझाया, तुम्हें, यानी कि मैं समझाने वाला कौन था, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन मुझे समझाया, यानी मुझे चीज़ समझनी थी, मैं समझ गया, किसने समझाया उसका हमने नाम नहीं लिया। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो अगर हमें पैसिव बनाना नहीं आता पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम वो कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे, कैसे उसे हिंदी से इंग्लिश में कर लेंगे। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय उसमें पैसिव के रूल लगाने से ज़्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं, इसलिए हम एक्टिव से पैसिव सीखते हैं, ट्रांसलेशन के काम में आते हैं। और एक्टिव से पैसिव बहुत सारी परीक्षाओं में आते हैं, 10, 20, 15 नंबर के, 5 नंबर के, 2 नंबर के, ठीक है। अब हम देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं और पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन से होते हैं। अब हम अगर इंग्लिश में पढ़ते होंगे और वो रूल लगा हुआ आएगा कि ये पैसिव का रूल है, तो हम उसमें अर्थ ऐसे निकालेंगे कि ये काम करवाया गया या मेरे लिए वो काम किया गया, ना कि मैंने किया। अगर वो रूल हमें नहीं पता होंगे, वो चीज़ें हमें नहीं पता होंगी, तो हम उसका अर्थ भी गलत तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, दोनों के लिए जरूरी होता है वॉइस का रूल्स आना। अब वॉइस के रूल्स को हम चेंज कैसे करते हैं, मतलब एक्टिव से पैसिव चेंज कैसे करते हैं, या हिंदी में कोई सेंटेंस आ जाएगा तो हम उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। देखिएगा, उसके कुछ नियम होते हैं, छोटे से नियम हैं, जान लेंगे। पहले हम एक्टिव वॉइस लिखेंगे, एक्टिव में है, काय में है, एक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले ढूंढते हैं किस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद हम ढूंढते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सी ढूंढते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, यही होता है। अगर अब हम पैसिव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पैसिव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पैसिव करेंगे तो हमें जो काम कर्ता कर रहा था, कर्ता खाना बना रहा था, कर्ता घास काट रहा था, कर्ता पढ़ा रहा था, अब वो काम होगा कि पढ़ाया जाता है सर के द्वारा, या सर पढ़ाते हैं, ठीक है, सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, या घास काटी जाती है, खाना बनाया जाता है। पहले वह खाना बनाता है, वह घास काटता है, वह पढ़ाता है, ठीक है। अब पढ़ाया जाता है, ठीक। तो इसके लिए इसके
स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है। क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें मेन बन जाता है, और जो मेन आदमी होता है वो फ्रंट सीट पे बैठता है। ठीक है, देखा है कार में, बोले ये मेन आदमी नेताजी ये अगले वाली सीट पे बैठेंगे, तुम लोग पीछे बैठ जाओ। दूल्हा है ये मेन वाली सीट पे बैठेगा, तुम पीछे बैठ जाओ। तो भैया इन्हें फ्रंट सीट पे बैठाना पड़ता है। कहाँ बैठाना पड़ता है? फ्रंट सीट पे। अब इसमें एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी बात। अगर ये जो चीज है ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में दो ही चीज आ सकती हैं, या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। क्या आता है? या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। ठीक है, कैसे? जैसे देख लेते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। किसे पढ़ाता हूं? तुम्हें, यू। मैं खाना बनाता हूं। क्या बनाता हूं? खाना। मैं पत्र लिखता हूं। क्या लिखता हूं? पत्र। कोई भी सेंटेंस बोलिए, आप अपनी मर्जी सेंटेंस बोलिए, लास्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। दो ही चीज आएंगी ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में निकल के दो चीज आएंगी, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब इसे यहां से उठा के ला रहे हैं यहां पर, यानी कि इसे फ्रंट सीट पे बैठा रहे हैं। ठीक है, फ्रंट सीट पे अगर हम बैठा लेंगे तो अगर यहां पर नाउन होगा, कौन होगा? नाउन। तो भाई नाउन को हम सेम टू सेम यहां पर ले आएंगे। क्या ले आएंगे? नाउन को सेम टू सेम ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो यहां पर लेटर है, पत्र है, तो उसे हम चिट्ठी नहीं बना सकते। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर खाना है तो उसे मिठाई नहीं बना सकते। यहां पर शिवाजी है, उसे आकाश नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसी प्रकार जो नाउन है उसे सेम टू सेम हमें लाना पड़ता है। अगर मान लो यहां पर कोई प्रोनाउन है, क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में? प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, पर्सनल प्रोनाउन। कौन से नाउन? पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तब क्या होता है? ठीक है, अब अगर बात करें प्रोनाउन की तो तुमने पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई और बी पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे। इससे पहले या प्रोनाउन पढ़ा होगा तो प्रोनाउन पढ़े होंगे, आई और वी। प्रोनाउन कौन से? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी और इट और दे। ठीक है, एक प्रोनाउन और पढ़ लेते हैं, हु। ये प्रोनाउन पढ़े होंगे, लेकिन ये प्रोनाउन सब किस रूप में आते हैं? यहाँ सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ये प्रोनाउन कहाँ आते हैं? सब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? ये आते हैं सब, ये सब आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि वाक्य के स्टार्टिंग में, फ्रेंड्स। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में ये आए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पता है इसका मी होता है, इसका अस होता है, इसका यू होता है, इसका हिम होता है, इसका हर होता है, इसका इट होता है, इसका देम होता है और इसका हुम होता है। क्योंकि ये भी कई बार सब्जेक्ट के रूप में, हु भी कई बार सब्जेक्ट के रूप में काम करता है कई सेंटेंसों में। ठीक है, तो अब अगर ये पैसिव में जो ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, वो इस रूप में आएंगे। ठीक है, और इन्हें हमें कहाँ बैठाना है? फ्रंट सीट में, सब्जेक्ट की जगह पर। और ये किस रूप में आते हैं? ये आते हैं सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो और ये किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और इसे हमें फ्रंट सीट पे बैठाना है, सब्जेक्ट की जगह बैठाना है। तो अगर मी आएगा तो ये आई हो जाएगा, अस होगा तो बी हो जाएगा, यू होगा तो यू ही रहेगा, हिम होगा तो ही हो जाएगा, हर होगा तो सी, इट और देम दे और हुम। ठीक है, ये ऐसा करके इस रूप में आ जाएगा, यानी कि प्रोनाउन यहाँ पर आएगा लेकिन चेंज फॉर्म में, लेकिन चेंज्ड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर लगाते हैं बाल को हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और जो होती है मॉडिफाइड। क्या होती है? मॉडिफाइड, परिवर्तित।
ठीक है। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे, कुछ टेंस ऐसे होंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं आएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। जैसे वह खाता है, ही ईट्स, ही सब्जेक्ट, ईट्स मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आई, तो उनमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के देखेंगे तब समझ में आएगा। इसके बाद हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर एक लगाते हैं प्रीपोजिशन। क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन, बाय, ठीक है। अब ये देख लेंगे कि वाई ठीक है, टू ठीक है, फॉर ठीक है, इन ठीक है, विद ठीक है, एट ठीक है या फ्रॉम ठीक है। ज्यादातर जगह पे हम वाई का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाई का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद टू का, फॉर का, इन का, विद का, एट का, फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद क्या रह गए? सब्जेक्ट जी। अब तक सब्जेक्ट सबसे फ्रंट सीट पे थे, जो मर्जी थी वो कर रहे थे। अब इनसे काम करवाया जाता है, ना कि ये करते हैं। इसमें मुख्य कौन है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें काम इनसे करवाया जाता है। करवाया जाता है तो ये भैया मुख्य नहीं रहते, आदमी है। कभी इसका समय बदल जाए, ठीक है। जब तक पैसा था, रुपया था, कोठी थी, आराम से रह रहे थे, उसमें कौन काम कर रहा था? माली लोग। तुम कौन थे? तुम्हारा नाम श्याम था और आप थे श्याम बाबूजी, ठीक है। या आपका नाम जो भी था, राजेश था, तो आप थे राजेश बाबूजी वहां पर, और आप जो कहते थे वो होता था। अब आपकी सब चीज चली गई और आप दूसरे के घर में काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे के घर में काम कर रहे हैं तो आपसे काम करवाया जा रहा है। उस समय बाबूजी थे, अब आपसे काम करवाया जा रहा है, तो आप कौन बन गए? उस घर के माली। तो इस प्रकार से इनसे काम करवाया जाएगा सब्जेक्ट भाई साहब से। तो अब ये बन जाएंगे यहाँ पर एजेंट। कौन बन जाएंगे यहाँ पर? एजेंट। यानी कि ये सब्जेक्ट भाई साहब यहाँ पर क्या इसका काम करेंगे? एजेंट का काम करेंगे, ठीक है। और बात वही रहेगी, अगर सब्जेक्ट भी, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी या तो बालको नाउन होगा या तो आप समझ लो प्रोनाउन होगा। नहीं तो कोई सेंटेंस मन में बोल के देख लो अपने मन में कि कोई सेंटेंस बोलिएगा, उसमें कर्ता कौन है? या तो कोई आदमी होगा या कोई वस्तु होगी, या तो वो काम कर रहा होगा या तो उसके विषय में बात हो रहा होगा, सही है, या उसके विषय में बात हो रही होगी, ठीक है। कितनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चेंज करने का तरीका है। और अगर ये सब्जेक्ट है यानी कि नाउन के रूप में है, यानी नाउन सब्जेक्ट के रूप में कौन है? नाउन। तो भैया सीधे सीधे यहाँ से जाएगा। अगर श्याम है, राहुल है, ठीक है, जो भी है वो इधर उठ के जाएगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन। राहुल को हम श्याम नहीं कर सकते, श्याम को राहुल नहीं, हरपाल को अमित नहीं, अमित को हरपाल नहीं, ठीक है। जो है वो सेम रही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन है, आई है, बी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, तो अगर ये यहाँ पर जाएगा एजेंट के रूप में ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, तो ये मी हो जाएगा, ये अस हो जाएगा, ये यू ही रहेगा, ये हिम हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ये इट, ये देम, ये इस तरह से ये पूरा चेंज। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको एक्टिव और पैसिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी टेंस पढ़ोगे मात्र एक चीज बदलनी है, क्या? हेल्पिंग वर्ब। जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें कुछ जोड़ देना है या नई हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या करना है? तो केवल उसमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है, और टेंसेस हैं तो उसमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब कुछ जोड़नी है, और पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें अपनी तरफ से लगानी है, ठीक है। ये देखते हैं किस प्रकार से काम होता है, ठीक। देखिएगा ये स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है और एक एक टेंस हम पढ़ते हैं। ये सारे रूल्स देखने के बाद हमने सब कुछ जान लिया है कि ऑब्जेक्ट को अगर नाउन है तो किस रूप में आएगा, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है किस रूप में आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है।
और यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई लगेगा, टू लगेगा, एट लगेगा, विद लगेगा, इन लगेगा। ठीक है, इनके सारे प्रावधान हमने जान लिए हैं कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट कैसे कहते हैं, और एक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं और पैसिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, अब इनको हम प्रत्येक टेंस के हिसाब से, कौन से टेंस का, अब तक जितने भी टेंस पढ़े उसमें हमने एक्टिव सेंटेंस पढ़े थे, अब प्रत्येक टेंस के जो एक्टिव सेंटेंस है उन्हें पैसिव में चेंज कैसे किया जाता है और उनका जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में किस प्रकार किया जाता है समझते चलेंगे। सबसे पहले हम अपना आज का टेंस, जो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसके सेंटेंसों को कैसे एक्टिव से पैसिव में करते हैं देखेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आपको टेंसों के नियम आते होंगे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो बेसिक है आपको पता चल गया है। बेसिक रूल क्या है कि भाई अगर सब्जेक्ट नाउन है और अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करते हैं, कैसे सब्जेक्ट काम करता है और यहाँ पर सब्जेक्ट किस तरह से एजेंट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना महत्व रखता है, सब चीज़ जान ली है। कितना चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या चेंज करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई सेंटेंस होगा और उसे हमें पैसिव में चेंज करना होगा, क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस होगा तो इसी तरह से होगा। किस तरह से? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, इस तरह से होगा। और इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? इसमें ऑब्जेक्ट को मेन बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की, इज, एम, आर। बस यही सीखना है, अगर ये आ गया सब कुछ आ गया। ये इज, एम, आर लगा देते हैं हम। बकाया वही मैंने बताया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाई, टू, एट, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे जो सुटेबल है। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट भाई हैं, यहाँ पर ये एजेंट के रूप में काम करेंगे, एजेंट के रूप में काम करेंगे। जब ये अगर नाउन है तो सेम आ जाएगा, अगर ये प्रोनाउन है तो यहाँ पर अगर आई है तो मी, बी है तो अस, यू, ही, सी, ऐसे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो सेम यहाँ आ जाएगा, और प्रोनाउन है तो इस टाइप से चेंज करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। एक उदाहरण देख लेते हैं, देखिएगा। राकेश राइट्स आ लेटर। ठीक है, देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस और ऑब्जेक्ट, इसे सेम तरीके से इधर ले आएंगे। अब ये देखिएगा, ऑब्जेक्ट एक नाउन है, एक लेटर, एक पत्र, किसी चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का नाम है तो समझ लीजिए वो नाउन है। नाउन की सबसे अच्छी पहचान, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर है उसका कोई नेम है तो समझ लो वो नाउन है। अब इधर लाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये आ लेटर। क्या होगा? आ लेटर, आ लेटर। अब लेटर एक वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो एक है, इसलिए क्या लग जाएगा, इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन और वाई, राकेश भी नाउन है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से ये चेंज होगा। राकेश पत्र लिखता है, अब इसे पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। कौन लिखता है? राकेश। लेकिन अब हमें राकेश का महत्व कम हो गया, पत्र का, पत्र लिखा जाता है। राकेश का नाम कहाँ है? बाद में। और इसी के अनुसार हम यहाँ पर कौन सी आई? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर इसका नेगेटिव हो, एक बात ध्यान रखेंगे, एक्टिव पैसिव में जो सेंटेंस अफर्मेटिव है वो अफर्मेटिव ही होता है, नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहता है, और इंटरोगेटिव है वो इंटरोगेटिव ही रहता है। बस इसमें इसके रूल्स लग जाते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, एक देख लेते हैं। आई दिख रहा है, आई डू नॉट लाइक हिम। ठीक है, ये है सेंटेंस लिखा हुआ। अब इसका फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे ध्यान से। इसका फार्मूला देखिएगा,
सिंपल है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लाते हैं, यहाँ पर हिम, और हिम जब प्रोनाउन होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है तो हिम है, हिम का क्या हो जाता है, ही। ठीक है, अभी एक वचन है यानी सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, इज, और ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आता है, डू नॉट या डज नॉट, तो हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का है इसलिए इसमें क्या लगेगा, इज नॉट। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, हमेशा लाइक, और क्या लगा देंगे, वाई, और आई सब्जेक्ट की जगह से एजेंट के रूप में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी। ये इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, हमें पता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला फार्मूला इसमें लगा दिया। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, एक टेंस के सभी मैं बता दे रहा हूँ, फिर सबके अफर्मेटिव बता दिए जाएंगे, उनके अनुसार आप लोग चेंज कर लेना। अगर कोई मान लीजिए इंटरोगेटिव है, डू यू लव हर, ठीक है, ये हो गया। अब ये इंटरोगेटिव है, डू है, हमें पता चल गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमें इसे सेम फार्मूला करना है। ये हर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, लेकिन हमें इंटरोगेटिव ही रखना है, इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। अब पैसे बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इजारा में आती है, सी के साथ क्या आएगी, इज। ठीक है, लव की क्या आएगी, लव्ड, और यहाँ लगा देंगे वाई, और यू कहीं भी इधर जाए या इधर क्या हो जाता है, यू, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये चेंज हो गए। कोई भी सेंटेंस आएगा तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अब पास्ट इंडेफिनिट की, किसकी बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला अगर बात करें क्या होता है, अफर्मेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही होता है। अब इसे हम पैसे चेंज करेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें अपनी तरफ से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पास्ट की, वाज और वर, वाज और वर, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। फिर वाई, टू, एट, जो भी सुटेबल रहेगा, और यहाँ पर क्या लगवा देंगे, सब्जेक्ट, किस रूप में, एजेंट के रूप में। ठीक है, यू रोट दीज लेटर्स, यू रोट दीज लेटर्स। देखिएगा कहीं ना कहीं ये इस फार्मूला से मैच खा रहा है। ठीक है, हमें पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट का है। सेम फार्मूला लगाएंगे, दीज लेटर्स नाउन है, फिर वाज या वर, यहाँ पर वाज आ जाएगा, राइट की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, रिटेन, वाई, यू। ठीक है, देखिएगा ये इस वाले फार्मूला से मैच खाता होगा। इस तरह से चेंज, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर डिड नॉट आएगा और यहाँ पर हम वाज नॉट कर देंगे। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो इसमें डिड सबसे पहले होगा और इन वाक्यों में हम वाज या वर सबसे पहले कर देंगे और सेम ही रहेगा। अगर अब हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, सबको पता होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसे पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस अपनी तरफ से इसमें क्या जुड़ जाता है, बी। ये बी और ऐड करते हैं पैसे बनाते समय। ठीक है, और इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, और वाई लगाएंगे यानी प्रीपोजिशन लगाएंगे या कोई भी जो भी प्रीपोजिशन टू ऐड सुटेबल रहेगा और सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा एजेंट के रूप में, यानी यह भी कार्य इससे करवाया जाएगा। यू विल
कॉल मी। ये ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, मैंने कल बताया था कि क्या और किसको। यू विल कॉल मी, तुम किसको बुलाओगे, मुझे, यानी कि इसे। और मी इधर आती है, यहाँ पर लिखा है क्या हो जाता है, आई और यू के साथ बिल, लेकिन आई के साथ सेल आता है, इसलिए सेल लगेगा और यहाँ पर बी लगा देंगे फार्मूला के अनुसार। थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड, और क्या लगाएंगे, वाई, और क्या हो जाएगा इधर, यू। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। नेगेटिव होगा तो यहाँ नॉट आ जाएगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। ठीक है, इनमें भी नॉट आ जाएगा और इनमें भी नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव है तो यहाँ विल सेल पहले आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ऐसे इनमें भी विल सेल पहले आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, यही होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस है, लगातार दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, इज आर एम है पहले से, इसमें जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से होती है उसमें अपनी तरफ से कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बस इसमें क्या जुड़ जाएगा, वी। क्या जुड़ जाएगा, बी, और आई एन जी, बीइंग। क्या हो जाएगा, बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, हमेशा आती है। ठीक है, काम लगातार दिखाना है, बी माने क्या होता है, होना, ये भी एक क्रिया है, और काम लगातार दिखाने के लिए आईएनजी जोड़ा दिया जाता है। और क्या लगा देंगे, प्रीपोजिशन वाई, टू, एट, जो भी सुटेबल रहेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट एजेंट के रूप में। दे आर रीडिंग बुक्स। ठीक है, दे आर रीडिंग बुक्स, कौन, क्या पढ़ रहे हैं, बुक्स। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बुक्स, बहुवचन है तो क्या रहेगा, आर। और क्या लगाएंगे पैसिव बनाने के लिए, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रेड, वाई। और दे का भाई साहब क्या हो जाता है यहाँ पर, देम। क्या हो जाता है, देम। ये जब दे सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट वाले की जगह पर आता है, और ऑब्जेक्ट वाला जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो क्या होता है। ठीक है, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो नॉट आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव होगा तो इज़ारम पहले आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, बात करें अगर पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यही होता है। अगर इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाज और वर्ब प्लस बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस ये भी है, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और वाई प्रीपोजिशन बाई, टू, जो भी उचित रहे, और सब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं एजेंट के रूप में। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन होगा तो सेम आ जाएगा, प्रोनाउन होगा तो इस प्रकार से, इसलिए मैंने ये पूरा फार्मूला यहाँ पर लिखा छोड़ दिया है। बिल्कुल सब कुछ सामने है, बिल्कुल सब कुछ सामने है। ठीक है, वाज ईटिंग मैंगोज, ठीक है, आई वाज ईटिंग मैंगोज। देखिएगा मैंगोज इधर आएगा, मैंगोज बहुत हैं, कई सारे हैं, इसलिए यहाँ पर वाज की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब, और अपनी तरफ से पैसिव बनाने के लिए बीइंग लगाना पड़ता है। थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, वाई, मी, ये इस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, देखिएगा
फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम पैसिव में चेंज नहीं करते। हमारे एक्टिव वॉइस में 12 टेंस पढ़े होंगे हमने, लेकिन हम पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, 4 टेंसों को हम नहीं पढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर फार्मूला की हम बात करें तो इसका फार्मूला एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज, और इसमें क्या होता है? हैव, हैज और हैव, हैज और हैव। ठीक है, इसमें पैसिव बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है? बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही होती है, प्रीपोजिशन बाई, टू जो भी है, और यहाँ पर सब्जेक्ट एजेंट के रूप में। आउट मी इंग्लिश। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ही टाउट मी इंग्लिश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसे पैसिव में चेंज करेंगे। सामने फार्मूला लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैज हैव पहले से लगा है। क्या लगाना है पैसिव बनाने के लिए? बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से, वाई प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट को यहाँ लाना है। अब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट लाएंगे। मैंने ऑब्जेक्ट निकालने का एक तरीका बताया था, क्या और किसको, क्या और किसको। अब देखिए, ही हैज़ टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? इंग्लिश। किसको पढ़ाई है? मुझे। देखिएगा, दोनों शब्द लगाने से इसमें हमें सामने अपना परिणाम रिजल्ट मिल रहा है, और दोनों से हमें क्या पता लगता है? ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब क्या करेंगे? क्या दोनों को उठाकर यहाँ लाएंगे या एक को लाएंगे? तो कौन से को लाएंगे? ठीक है, अब ध्यान रखना है, जब किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, वो किसी भी टेंस में आ सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसी में भी आ सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं? एक हम ऑब्जेक्ट को, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसे उठाकर यहाँ पर लाते हैं। अब मी को अगर उठाकर लाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगी? आई। आई के साथ क्या आता है वाल को? हैव। तो बताया हैज़ और हैव में से कुछ भी आ सकता है, हैज़ और हैव में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर हैव थर्ड फॉर्म पहले से लगी है। पैसिव बनाते समय इसमें क्या लगा देते हैं? वीन और टाउट। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे अपनी जगह पे ही रखे रहने देते हैं, और क्या लगाते हैं? वाई, और ही का क्या हो जाता है? ही का हो जाता है हिम। क्या हो जाता है? हिम। ये इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, चाहे तो कई जगह किताबों में ये भी है कि आप इंग्लिश को यहाँ लिख सकते हैं, इंग्लिश हैज़ बीन टाउट, और मी अपनी जगह रहेगा बाई हिम। ऐसे भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरह के सेंटेंसों का। अगर नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, और इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, बकाया सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की एक ही शब्द चेंज करना था, सेम ही रहता। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड। क्या होता है? हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। ठीक, यही चेंज करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा चेंज, एक हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, बकाया पूरा फार्मूला यही और ये वाला लगता है, और कुछ भी। डन द होम वर्क। देखिएगा, आई हैड डन द होमवर्क। आई मीन्स आई हैड डन, मैंने कर लिया है क्या? होमवर्क। तो हम होमवर्क को लाएंगे
द होम वर्क। ठीक है, हैड पहले लगा है और पैसिव बनाते समय क्या लगा देते हैं, बीन। थर्ड फॉर्म डन पहले ही है, वाई, और क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अगर अब बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, किसकी बात करें, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो फार्मूला यही बनता है, शायद आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, पहले थर्ड फॉर्म होती, ऑब्जेक्ट विल और शैल पहले से होता है, हैव भी पहले से होता है, ऐड करते हैं बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई और क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, सी विल हैव रीड अ बुक। ठीक है, सी विल हैव रीड अ बुक। कैसे चेंज करेंगे, सी विल हैव रीड अ बुक, वह किताब पढ़ चुका होगा। ठीक है, या उसने किताब पढ़ ली होगी, किसने पढ़ ली होगी, उसने। सब्जेक्ट क्या की होगी, पढ़ी होगी, क्या, क्या लगाने से ऑब्जेक्ट पता चलता है, तो हमने क्या लिखा, आ बुक। क्या लिखा, आ बुक विल हैव बीन, पैसे बनाने के लिए थर्ड फॉर्म पहले ही है, रीड, वाई, सी का क्या हो जाता है, यहाँ लिखा पड़ा है हर। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, उसे भी चेंज नहीं करते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की उसे भी नहीं करते, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की उसे भी चेंज नहीं करते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस में हमारे 12 यानी 12 टेंसेस होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में हम केवल कितने पढ़ते हैं, 8। ये टेंसों की बात हो गई। इसके बाद अगर बात करें तो टेंसों में हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। इनके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस और कई तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं। ये टेंसों वाले हमने बता दिए हैं। एक हम आपसे अभी थोड़ा सा करवा के देखते हैं। एक है आई नो हिम वेल। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें ये पहचानना है ये किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है। आई नो हिम वेल, फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऐसी यस नहीं लगा है, हिम और वेल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। अब पैसिव में बदलेंगे, देखेंगे क्या। सबसे पहले हमें क्या करना है पैसिव के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा 1 मिनट के लिए। आई नो हिम वेल, तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, हिम लाना है या वेल लाना है,